नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का WOP के इस चैनल डॉक्टर वी शर्मा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है, कक्षा 12 की पुस्तक NCERT की समकालीन विश्व में राजनीति हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम चौथा अध्याय सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हम आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने प्रथम अध्याय में शीत युद्ध का दौर पढ़ा था कि शीत युद्ध किन परिस्थितियों में शुरू हुआ और किन किन के बीच हुआ, किन विचारधाराओं के बीच हुआ। इन सब का हमने सारा विस्तृत ब्यौरा पढ़ा था। उसके बाद दूसरे अध्याय में हमने ये जाना कि दो ध्रुवीयता का अंत किस प्रकार से हुआ। दो ध्रुव, जो विश्व में दो ध्रुव थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, उसमें से सोवियत संघ का विघटन, बिखराव किस प्रकार से हुआ और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राष्ट्र रशिया किस प्रकार बना और सोवियत संघ से बिखरे हुए राष्ट्रों की संख्या, जिसमें 15 गणराज्य शामिल थे, वो किस प्रकार से उन्होंने अपना गणराज्य स्थापित किया, अलग अलग। ये सब चीजें हमने दो ध्रुवीयता के अंत में हमने पढ़ा था। उसमें शॉक थेरेपी क्या होती है, शॉक थेरेपी के क्या परिणाम थे, विघटन की क्या परिणतियां थी, इन सब के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। इसके उपरांत हमने अध्याय 3 में समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, जब दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, शीत युद्ध खत्म हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, शीत युद्ध को विराम लग गया, उसके बाद पूरे विश्व में एक ही महाशक्ति शेष रही थी, जिसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से प्रभावित हुआ, वर्चस्व का क्या अर्थ है, वर्चस्व के अंतर्गत कौन कौन सी क्षेत्रों की बात की जाती है, इसमें आर्थिक, सैनिक, आणविक क्षेत्र, तकनीकी, टेक्नोलॉजी जिसे कहा जाता है, औद्योगिक, पूरे विश्व पर इन सब का आधिपत्य हो गया था। और पूरे अंतर्राष्ट्रीय विश्व ने, जैसा कि हम कहते हैं, इन्होंने उदारवादी खुलेपन को अपना लिया, पूंजीवादी प्रणाली को अपना लिया। उसकी विचारधारा से सभी देश जो है ओतप्रोत हो गए थे। यहाँ तक कि चीन, जो साम्यवादी शासन प्रणाली का देश माना जाता है, उसने भी खुले द्वार की नीति और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, इन सभी को अपना लिया था। तो इसके बाद आज हमारा अध्याय शुरू होता है, अध्याय 4, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसमें सबसे बड़ी समझने की बात यह है विद्यार्थियों कि अंतर्राष्ट्रीय सत्ता में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारे पास अमेरिका के अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा ऐसे कौन से वैकल्पिक केंद्र हैं जिनकी तरफ हम अपना रुख कर सकते हैं, या जिनके साथ हम हम सभी देश मिलकर के अपने आर्थिक और राजनीतिक विकास को एक आयाम दे सकते हैं, एक राह दे सकते हैं। तो इन सभी चीजों के साथ हम चर्चा करते हुए चलेंगे, जिसमें क्षेत्रीय संगठनों की बात की गई है और चीन और भारत देश की भी बात की गई। इनको वैकल्पिक देशों के लिए माना गया है। जापान भी एक देश है जिसमें, जो अपनी टेक्नोलॉजी के कारण आगे बढ़ चुका है, वह भी वैकल्पिक क्षेत्र के रूप में जाना गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी अध्याय को हम आगे बढ़ाते हुए हम यह देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय संगठनों ने किस प्रकार से अपनी भूमिका को दर्ज किया है। तो इसमें हम पढ़ते हैं, परिचय को लेते हैं। 1990 में के दशक के शुरू में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। तो वैकल्पिक केंद्रों की जो बात की गई, वो इसीलिए बात की गई विद्यार्थियों, जिससे कि हमें अमेरिका के अलावा कुछ ऐसी राह हमें और मिले, कुछ देश हमें कुछ इस प्रकार से, या कुछ ऐसे केंद्र हमें मिले जिससे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्रभुत्व है या उसका जो वर्चस्व है वो कम हो पाए, या उस वर्चस्व पर रोक लग पाए, है ना। तो इसके आगे यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे आसियान कहा जाता है, का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने ही अपने अपने इलाके में
चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढने का प्रयास किया और साथ ही इन्होंने अपने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण असहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने तथा इस क्षेत्र के देशों को की अर्थव्यवस्था का समूह बनाने की दिशा में काम भी किया। चीन के आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति पर काफी नाटकीय प्रभाव भी डाला और इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्र कौन से हैं और ये जांचने की भी कोशिश करेंगे कि भविष्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आप चित्र में कि 1978 के दिसंबर में देंग शाओपिंग ने ओपन डोर मतलब मुक्त द्वार की नीति चलाई। अब आपसे पूछ सकते हैं मुक्त द्वार की नीति किसने चलाई, तो आप उत्तर में लिखेंगे देंग शाओपिंग ने। कब चलाई? 1978 के दिसंबर में, है ना। तो इसके बाद और किसने कहाँ चली है? चीन में। इसके बाद से चीन ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा और ये तस्वीरें चीन में विकास की तेजी से बदलती प्रवृत्तियों का पता देती है। पहली तस्वीर क्रांति के तत्काल बाद की चीन की है और इसमें कहा गया है कि समाजवादी रास्ता ही सबसे व्यापक रास्ता है और दूसरी तस्वीर शंघाई की है जो चीन की नई आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। आप देख सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि किस तरीके से इसमें बता रखा है कि किस प्रकार से वो समाजवादी व्यवस्था से खुश हैं और साथ में ही यह भी दिखाया जा रहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने खुले द्वार की नीति को अपनाया तो उन्होंने किस प्रकार से ये चकाचौंध वाली जो दुनिया दिखाई दे रही है ये आर्थिक शक्ति का प्रतीक बताई गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जैसा कि इसमें बताया गया कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कौन कौन से उभर के आए, तो वैकल्पिक केंद्रों में यदि हम बात करें तो दो क्षेत्रीय संगठनों की इन्होंने बात की है, यूरोपीय संघ और आसियान, और इसके साथ ही दो देशों की भी बात की है जिसमें चीन का नाम भी आता है और भारत का नाम भी आता है। यूरोपीय संघ में थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगी विद्यार्थियों कि यूरोपीय संघ से क्या अभिप्राय है। अमेरिका के मुकाबले यूरोपियन यूनियन सत्ता के एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरा था और पूरे विश्व स्तर पर यूरोपियन यूनियन का आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से काफी प्रभाव था। इसलिए यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन संघ की हम बात करें तो ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए, वैश्विक राजनीति के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प प्रस्तुत करता है। ऐसे आसियान की बात आती है, दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन। अमेरिका के मुकाबले आसियान को एक विकल्प के रूप में देखा और विश्व की कम से कम 8% जनसंख्या इस संगठन से संबंधित रखती है, मतलब इस संगठन में निवास करती है। चीन की बात करें, चीन भी जो है सैनिक और आर्थिक दृष्टि से काफी संपन्न देश है। और भारत की अगर हम बात करें तो 1990 के दशक के बाद से ही जब उसने उदारवादी नीति और खुलेपन की नीति को अपनाया और उसको अपने जहन में उतारा, तभी से लेकर अब तक एक अच्छे विकल्प का रूप प्रस्तुत करता है भारत भी, और आर्थिक विकास भी उसका जो है तेजी से होता जा रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम ये देख सकते हैं कि आसियान है, यूरोपीय संघ है, चीन है और भारत है, ये हमारे लिए एक वैकल्पिक केंद्र बन सकते हैं हमारे विकास के लिए, पूरे विश्व के विकास के लिए। अब सबसे बड़ी बात विद्यार्थियों ये आती है कि यूरोपीय संघ और आसियान है क्या। बच्चों, ये यूरोपीय संघ और आसियान जो है वो क्षेत्रीय संगठन है। क्षेत्रीय संगठन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बच्चों? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा संगठन होता है जो किन्हीं उद्देश्यों को लेकर के बनाया जाता है। दो या दो से अधिक राज्यों को मिलकर के ये बनता है, अपने पड़ोसी राज्यों को लेकर के ये मिलता है, वो एक ही भौगोलिक क्षेत्र के भी हो सकते हैं। इस प्रकार से ये संगठन बनाया जाता है। समझ में आया विद्यार्थियों? ये देश सामूहिक रूप से मिलकर अपने आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक और सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए आगे रहते हैं, एक दूसरे से जुड़कर रहते हैं और अपनी सहयोगात्मक दृष्टि उसमें रखते हैं। क्षेत्रीय संगठनों के उद्देश्यों के बारे में हम अगर बात करें तो उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य होता है विद्यार्थियों कि लोगों के गुणात्मक जीवन में सुधार करना, सामाजिक प्रगति करना, सांस्कृतिक विकास करना और
हर एक समूह को, हर एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना, यह उनका उद्देश्य होता है। इनकी विशेषताओं के बारे में अगर हम पढ़ें तो विशेषताएं क्या हो सकती है विद्यार्थियों, ये जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि क्षेत्रीय संगठन पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर के बनता है, या एक जैसी भौगोलिक वातावरण को लेकर अगर वो होते हैं तो उनके साथ मिलकर के बनता है। जैसे कि हम बात करें कि भौगोलिक, जिन देशों की भौगोलिक परिस्थितियां एक जैसी होती हैं वो देश मिलकर के संगठन बनाते हैं, लेकिन जिनकी भौगोलिक परिस्थितियां किसी नहीं होती हैं वो उनका भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि एक जैसी परिस्थितियां होंगी, भौगोलिक परिस्थितियां तभी बनेगा। जैसे कि हम बात कर सकते हैं नाटो की बात कर सकते हैं, राष्ट्रमंडल के देशों की बात कर सकते हैं। ये इनकी सबकी भौगोलिक जो स्थितियां हैं वो एक जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी एक अपने संगठन में वो केंद्रित है, एक दूसरे के लिए सहायता हुए है, आगे रहते हैं। और आगे हम बात करें कि क्षेत्रीय संगठनों के बहुत से आधार भी होते हैं, जैसे आर्थिक आधार पर क्षेत्रीय संगठन बना लिया, सामाजिक आधार पर क्षेत्रीय संगठन बना लिया, सांस्कृतिक आधार पर क्षेत्रीय संगठन बना लिया और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रीय संगठन बना लिया। लेकिन विद्यार्थियों, अधिकांशतः जो क्षेत्रीय संगठन बनते हैं वो आर्थिक और राजनीतिक आधार पर ही क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं। सैन्य संगठन जो है, जिनकी हमने शीत युद्ध के दौरान बात की थी, नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, ये सैनिक संगठन थे, जिसमें से अब जो सैन्य संगठन जो बचा है वो सिर्फ नाटो ही बचा हुआ है, ये सैन्य संगठन है। ठीक है। इसके बाद आता है क्षेत्रीय संगठनों का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्माण हुआ, और क्षेत्रीय संगठन अनेक राज्यों के समूह होते हैं, जैसे कि मैंने बताया 2 या 2 से अधिक राज्यों के, है ना, क्योंकि एक राज्य थोड़ा ना सैन्य संगठन बना लेगा, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर के जो संगठन बनाते हैं वो कहलाता है क्षेत्रीय संगठन, जिनकी भौगोलिक एक जैसी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है ना, कोई जरूरी नहीं है इसके अंतर्गत। इसके बाद अब हम आते हैं बच्चों, हमने ये पढ़ लिया कि क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं, क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं बनाने के, और ये हमने क्यों बनाए। हमने से मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर इन्हें क्यों बनाया गया, एक बच्चों विकल्प के रूप में, कि संयुक्त राज्य अमेरिका ही मात्र एक विकल्प नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा भी हमारे पास ऐसे विकल्प मौजूद होने चाहिए जिनसे हम अपने आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को सुधार सकें। तो इसी के साथ ही हम शुरू करते हैं विद्यार्थियों, यूरोपीय संघ। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान हो रहे थे। क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने थे। 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी तो झेली, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते भी देखा जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद भी की। इसे मार्शल योजना के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक संयुक्त संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ पे यूरोपीय संघ का एक झंडा बताया गया है। आप देखें, सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। इसमें 12 सितारे हैं, क्योंकि 12 की संख्या को वहां पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। देखो कितनी बड़ी बात है। आपसे पूछा जाए यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे दिखाए गए हैं, तो आप लिखेंगे 12। अब आपसे पूछा जाए यूरोपीय संघ के झंडे में जो 12 सितारे दिखाए गए हैं वो किसको प्रदर्शित करते हैं, किस पारंपरिक रूप को प्रदर्शित करते हैं, तो आप इसमें क्या बताएंगे, पूर्णता को, समग्रता को और एकता को। पूर्णता को मतलब कि 12 देश मिलकर के आपस में, 12 राष्ट्र मिलकर के अपने आप में क्या है, पूर्ण है, संपूर्ण है। समग्रता मतलब कि सभी जो देश हैं ये इसमें समाहित हैं, है ना। एकता मतलब ये जो 12 सितारे हैं ये एक साथ मिलकर के एकता को प्रदर्शित करते हैं। तो आपने देखा कि इसमें से 2-3 प्रश्न जो हैं आपके इसमें बन जाते हैं।
इसके बाद जैसा कि इसने बताया, मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई और जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार, आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू कर दी। 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुई और यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी। इस एकीकरण का हम कालक्रम आगे देखेंगे और इसके परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ और यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामले, न्याय से जुड़े मामले और एक समान मुद्रा के लिए भी रास्ता तैयार हो गया। तो इसकी स्थापना का प्रारंभ हो गई 1992 से प्रारंभ हो गई। एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था में बदलकर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक रूप लेता चला गया। अब इसमें अगर हम आगे देखें तो हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश तो इसमें बताया कि असफल रही, लेकिन इसका अपना एक झंडा, अपना एक गान, अपना एक स्थापना दिवस, अपनी एक मुद्रा का नाम है विद्यार्थी यूरो मुद्रा है ना, इसका प्रचलन हुआ। अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी बना ली। नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार भी किया और नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत खेमे के ही थे और यह प्रक्रिया आसान नहीं रही। अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ खास उत्साहित भी नहीं थे कि जो ताकत उनके देश की सरकार को हासिल थी वह अब यूरोपीय संघ को दे दी जाए। यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर भी असहमति दर्ज की गई। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पादन 17,000 अरब डॉलर से ज्यादा था, जो अमेरिका के ही लगभग है। तो आप देखो कि किस प्रकार से हमारे लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक विकल्प के रूप में ये खड़ा हो गया। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई और विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा है और इसी के चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है ना। और उसके बाद इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसकी नजदीकी देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका के दूर दराज के मुल्कों पर भी पड़ता है। यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम भी करता है। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। कितनी बड़ी बात है इसमें। यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के ऐसे सदस्यों में शामिल हैं और इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित भी करता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकी नीतियों को हाल के दिनों में प्रभावित करना इसका एक उदाहरण है। चीन के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर भी धमकी और सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज्यादा प्रभावी साबित हुई। ऐसे ही सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ के 2 देश ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं और अनुमान है कि इनके जखीरे में करीब 550 परमाणु हथियार हैं। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाती है।
विद्यार्थियों, जब एक संगठन है सहयोग के लिए बना है, बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं, तो जहां सहयोगात्मक दृष्टिकोण होता है वहां कहीं कहीं खटास भी आ जाता है। यही कारण है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन में थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रमों को लेकर काफी नाराजगी हुई। यही कारण है कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा और डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और आछी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध भी किया। इससे विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित होती चली गई। ठीक है, तो ये तो हमारा यूरोपीय संघ। आप इसमें देखो, हम घटनाक्रम की बात करें थे ना, यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव, है ना, और इसके ऊपर हमने ये देखो, आप एक ये चित्र बता रखा है, ये मानचित्र, यूरोपीय संघ का मानचित्र। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जो ये ब्लू पर्पल सा जो ब्लॉक्स दिखा रखे हैं, इसी पुराने सदस्य बताए गए यूरोपीय संघ के, और नए सदस्य जो जोड़े गए हैं इसमें आप देख सकते हैं ये ग्रे, ये येलोइश कलर है ना, थोड़ा डार्क कलर का। तो इसमें देख सकते हैं आप, देखो स्वीडन है, ये फिनलैंड है, ये पुराने सदस्यों में आते हैं, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, है ना, यूनाइटेड किंगडम जिसको कहते हैं विद्यार्थियों, ब्रिटेन, है ना, डेनमार्क आ गया, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ये सब आ गए। और इसमें जो ये जो बताया येलोइश जो कलर है, इसमें एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, है ना, ये जो बताया, ग्रीस भी पुराने राज्यों में आता है। तो इस तरीके से इसमें यूरोपीय संगठन में बताए गए हैं ये। अब देखें आप इसके अंदर यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव कहाँ कहाँ पे हमने इसमें आते हैं इसके अंदर। अप्रैल 1951 में पश्चिमी यूरोप के 6 देश फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर दस्तखत करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। ऐसे ही मार्च 1957 में इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। ऐसे जनवरी 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटेन ने भी यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली। जून 1979 में यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। 1981 में जनवरी में यूनान यानी ग्रीस ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली। 85 में शांघाई संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त कर दिया। जनवरी 1986 में स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपीय समुदाय में शामिल हुए। अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ के गठन के लिए मास्ट्रिक्ट संधि पर दस्तखत हुए। ऐसे ही 1993 की बात करें तो एकीकृत बाजार का गठन हुआ। जनवरी 2002 की बात करें तो नई मुद्रा यूरो को 12 सदस्यों देशों ने अपना लिया था। और मई 2004 की अगर बात करें तो साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया भी यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। और जनवरी 2007 की बात करें तो बल्गारिया और रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल हुए और स्लोवेनिया ने यूरो को अपना लिया। दिसंबर 2009 में लिस्बन संधि लागू करी गई। 2012 की बात करें तो यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और क्रोएशिया जो है 2013 में क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य राष्ट्र बना। और 2016 में ब्रिटेन में जनमत संग्रह 51.9% मतदाताओं ने फैसला किया कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि 2020 में यूरोपीय संघ से ब्रिटेन जो है अलग हो गया, है ना। और 2013 में कौन सदस्य राष्ट्र बना? 28वां सदस्य राष्ट्र कौन सा बना? क्रोएशिया बना। इससे पहले जो सदस्य राष्ट्र कितने थे? 27 थे। लेकिन ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ से अलग हो गया, तो कितने रह गए? 27 रह गए। तो 27 ही इसमें यूरोपीय संघ में सदस्य राष्ट्र शामिल है। तो विद्यार्थियों, आपको समझ में आया होगा कि यूरोपियन यूनियन से क्या अभिप्राय है, यूरोपीय संघ क्या है। एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का ये संगठन है ना। यूरोपियन यूनियन जो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है।
और इसको कब कब बना ये 1990 के दशक से इसकी शुरुआत हो गई थी। और 1992-93 की अगर हम बात करें तो 1992-93 के बीच में ही इसकी स्थापना कर ली गई थी। और इसके प्रमुख बिंदुओं पर अगर हम प्रकाश डालें तो विद्यार्थियों, यूरोपीय संघ जो 1945 के बाद यूरोप के देशों में जो मेल मिलाप हुआ वो किन मान्यताओं के आधार पर हुआ, है ना। तो यूरोपीय देशों के आपसी संबंधों पर आधारित मान्यताओं और व्यवस्थाओं को द्वितीय विश्व युद्ध ने ध्वस्त कर दिया था, जैसे हमने ऊपर देखा था। यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद दी थी। नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया गया और मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद मिली, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था अभी, है ना। पश्चिमी मार्शल योजना ने 1948 में पूरी सहायता यूरोपीय संघ को प्रदान की। अब यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था का एकीकरण की बात करें तो पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों पर एक दूसरे की मदद की। ऐसे ही ईईसी की स्थापना हुई थी 1957 में, जैसा कि हमने पढ़ा, है ना। ईईसी की स्थापना कब की हुई? ईईसी का मतलब क्या होता है? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, है ना। इसकी स्थापना किसने कब हुई? 1957 में। देखो इसमें हमने घटनाक्रम में पूरा पढ़ा था ना, तो इसको याद करने के लिए आप देख सकते हैं। तो 90 यूरोपीय संघ की अगर हम देखें तो इसकी स्थापना कब हो गई? 1992 और 1993 के बीच में हो गई। 92 में इसकी स्थापना हो गई। और किसके आधार पर हुई थी? किस संधि के आधार पर हुई थी? मास्ट्रिक्ट संधि के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? सदस्य राष्ट्रों की संख्या 27 है। लेकिन जैसे इसमें बताया गया है कि 28वां राज्य कौन सा है? 28वां राज्य कौन सा बताया आपको? क्रोएशिया बताया। लेकिन जो ब्रिटेन जो राज्य था, इसका मेंबर जो राष्ट्र था, वो उसका क्या हुआ? वो बाहर निकल गया। बाहर क्यों निकल गया? क्योंकि इसका बहुत से कारण थे बाहर निकलने के। ये जो बाहर निकला, ये 1 फरवरी 2020 को ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ को उसने छोड़ दिया। छोड़ने के बहुत से कारण थे। इसमें अगर कारणों की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ा कारण ये था बच्चों कि ब्रिटेन में बढ़ रहा प्रवासी संकट। जो यूरोपीय संघ के जो इसमें जो लोग थे वो ब्रिटेन की तरफ अधिक बढ़ते थे। ब्रिटेन में प्रवासी लोग ज्यादा आ जाते थे। तो सबसे बड़ी स्थिति क्या होती थी? यूरोपीय यूनियन मतलब इसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी की समस्या आ जाती थी कि यहाँ पे प्रवासियों को मिल जाती थी, रोजगार मिल जाया करता था और वहाँ के जो मूल जनता होती थी ब्रिटेन की, उनको रोजगार की दिक्कत होती थी। तो इस कारण से, और दूसरी बात यूरोपियन यूनियन को सबसे ज्यादा दिक्कत यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत क्या था कि अफसरशाही जो है वो पूरी तरह से प्रभावित थी उसके अंतर्गत। तो इससे भी ब्रिटेन काफी ज्यादा परेशान था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से ज्यादा सैलरी उठाते थे यूरोपीय यूनियन के अफसर जो होते थे, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से ज्यादा से ज्यादा सैलरी उठाया करते थे। तो वो भी एक आपस में द्वंद का कारण बन गया। और सबसे बड़ी बात विद्यार्थियों ये थी कि वहां पे यूरोपियन यूनियन के जो लोग थे उनसे काफी ज्यादा जो है बेरोजगारी बहुत ज्यादा, मतलब अव्यवस्था सी फैल गई थी ब्रिटेन में। तो वो ब्रिटेन चाहता था कि मैं इससे यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहता हूँ। तो इस कारण से ये स्थिति पैदा हुई। अब हम बात करें यूरोपियन संघ के बाद यूरोपीय संघ में किस प्रकार की नीति को लाया गया, किस प्रकार के राजनीतिक स्वरूप को लेकर आया गया। तो सभी में किस प्रकार का स्वरूप था? आपस में मेल जोल का, सहयोगात्मक दृष्टि थी इनका सबका। अपना यूरोपियन संघ का अपनी एक मुद्रा थी जिसे यूरो कहा गया, इसका अपना एक झंडा था, अपना एक गान था। लेकिन यह अपना एक संविधान बनाने में असफल रहा, इसका अपना एक कोई संविधान नहीं बन पाया। तो इसी के साथ ही ये हमारा ये जो यूरोपियन संघ है ये यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हमारा दूसरा जो केंद्र बताया गया है, इसमें आप देखो यूरोपीय संघ के इसके अंदर आप देख सकते हैं ये 2003 में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी और यह कोशिश नाकामयाब रही।
क्योंकि संविधान नहीं बना पाए थे। ये अपना झंडा बना लिया, अपना गान बना लिया, सब कुछ बना लिया है ना। ये मुद्रा भी अपने बना ली, और बहुत से देशों ने जो है इसको अस्वीकार भी किया, लेकिन धीरे धीरे उसने सबने मुद्रा को भी अपना लिया। इस कार्टून में दिखाया जा सकता है कि यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज के रूप में दिखाया गया है। तो क्यों दिखाया गया है, ये आप समझे कि क्यों इसको टाइटैनिक जहाज के रूप में दिखाया गया है। क्या ये डूब जाएगा क्या? कल्पना कीजिए क्या होता अगर पूरे यूरोपीय संघ की एक फुटबॉल टीम होती, तो क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न होती। तो इस पर आप परीक्षण कीजिए। इसके बाद हम अगले वीडियो में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान के बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थियों, कि आसियान किस प्रकार से हमारे लिए दूसरे विकल्प के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दूसरे विकल्प के रूप में स्थापित हो सकता है। अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।